हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजी के से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कल मैंने जो है मैथ पेडागोजी का जो है एक वीडियो पूरा अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो है आपका कोई भी पेडागोजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं, है ना, थ्योरेटिकली जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ें आपको गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो देखिए जा करके कि क्या होता है, चीज़ों को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। जॉर्ज पोलिया पोलिया ने क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या वेल हेले की जो थ्योरी है, ज्योमेट्रिक जो है थॉट्स है उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये ज़रूरी है, क्वेश्चंस इससे कई बार आते हैं। बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है मैंने उसको। ठीक है, तो चीज़ों को सॉल्व देखिए जा करके, और आज फिर उसके बाद जो है मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 10 लाइक्स के लिए आज अगर हो सके तो 10 लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। गणित की कक्षा में जो है हस्तचालक इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हस्तचालक का मतलब है हाथ का प्रयोग करते हुए गणनाओं को करना। तो इसको देखते हैं कि क्या क्यों प्रयोग किए जाते हैं। गणितीय विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एवं गणितीय समझ का निर्माण करने के लिए। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने बच्चों से, स्टूडेंट से यही कह रहा हूँ कि देखिए सीटेट ने सिलेबस तो बिल्कुल नहीं बदला है, पर सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस वही है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इन्होंने घुमाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। और हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से पेपर जो देते हैं, उनको थोड़ा सा और वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हस्तचालक है, नॉर्मल सिंपल वर्ड लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं, इनको भैया हस्तचालक ही लिखना है। वो इसकी वजह यही होती कि वो जानते हैं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं आमतौर पे इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं देते, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है हिंदी की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक, लेकिन पेपर जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है। पहली बात बता दे रहा हूँ, पेपर जो है इंग्लिश में ही बनता है, उसका ट्रांसलेशन हो करके ये हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि उसने कुछ, ये गूगल ही है जो हरकतें ऐसी करता है। ठीक है, क्योंकि गूगल भाई वो कंप्यूटर है, उसके अंदर कोई भावनात्मक तो चीज़ें होती नहीं है। तो वो जो उसको सबसे ज़्यादा यूज़ की हो जाने वाली होती है ना, तो वही तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा, तो उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो उसी हार्ड जैसे शब्दों को रख देता है। ठीक है, तो एक बार कोशिश करा करिए, चीज़ों को बहुत ध्यान से गौर से पढ़िए, और पेपर्स ज़्यादा लगाइए। पेपर्स ज़्यादा लगाने से आपके फ़ायदे में ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस को समझना सीख जाएंगे, आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको पेपर ये पूरा आता होगा, लेकिन जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, इस 30 क्वेश्चंस में आप हो सकता है 22 ही क्वेश्चन सही करके आए, 8 क्वेश्चंस आप गलत कर देंगे, ये कहते हुए कि मुझे इसका आंसर पता था, मुझसे गलती हो गई, मेरे वो ध्यान नहीं दिया, इस बात का ध्यान नहीं दिया, मुझे ये मैंने यहाँ नहीं लिखा था तो मैंने ये देखा नहीं, या मुझसे गलती से एरर मिस्टेक हो गई, ह्यूमन एरर हो गया। समझ रहे हैं? तो इसलिए पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। अब चलिए क्वेश्चंस पे वापस लौटते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो गणित कक्षा में जो है हस्तचालक इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं। गणितीय विचारों को प्रदर्शित करने या गणितीय समझ का निर्माण करने के लिए। दूसरा ऑप्शंस देखते हैं। विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए, ताकि वह एक दूसरे से अंतः क्रिया ना कर सके और कक्षा का अनुशासन बना रहे। अब ये तो बिल्कुल अच्छी विधि नहीं है कि व्यस्त रखने के लिए उनको हस्तचालक बोर्ड में लिखवाना हो गया या कॉपी में लिखने जैसे चीज़ों को प्रदर्शित करने की बात कह दे, और एक दूसरे से वो बिजी, एक दूसरे से वो बात ही ना कर पाएँ, मतलब इंटरेक्ट ना कर पाएँ। तो ये तो बिल्कुल, इसको तो पहले ही काट देते हैं। विद्यार्थियों को एक अच्छा जो है समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देने के लिए हो सकता है। मूर्त अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस में देखिए कि क्या हो सकता है। तो इसमें जो है हस्तचालक इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो है बच्चे को जो है गणितीय विचारों को वो प्रदर्शित कर सके, और उस जो गणितीय विचार है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ का अपने अंदर निर्माण कर सके। ठीक है, गणित का गणना करना ही आना नहीं चाहिए, वो फॉर्मूला उसको पता भी होना चाहिए, उसके नियमों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो लंबे समय, आज आपने याद कर लिया कुछ, मान लीजिए रट्टू तोता कर लिया, और कल वो जा करके आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको गणित की समझ विकसित करनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइन ही जवाब दे देती है। गणित में जो है एक समझ विकसित करनी होती है, गणित की समझ का निर्माण करना होता है, अपने विचारों को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री जो है मनीष ज्यामितीय, जो मनीष भाई साहब हैं, जो ज्यामितीय प्रमेयों के प्रमाण लिखने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए कक्षा को जो है छोटे छोटे समूहों में बांटते हैं, और प्रत्येक समूह को जो है आपसी चर्चा द्वारा, ध्यान रखिएगा, आपसी चर्चा द्वारा प्रमेयों को प्रमाण विकसित करने के लिए कहते हैं। ठीक है,
तो इस रणनीति का प्रयोग करते हुए उसका क्या उद्देश्य है। देखिए इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन पेपर में मार्क तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत गौर से पढ़िए और उन की पॉइंट्स को समझने का प्रयास करिए कि इसमें क्या कह रहा है। क्योंकि इसी क्वेश्चंस को आप जब ऑनलाइन पढ़ेंगे, कंप्यूटर में पढ़ेंगे, तो इसमें कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपने मार्क नहीं कर पा रहे हैं, आप मजबूर हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है और सी टेट में भी पूछा जा चुका है फिर से। ठीक, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। चर्चा और स्वयं सीखने में विद्यार्थियों को शामिल करना होता है, या विद्यार्थियों को जो है पाठ्य पुस्तक खोलने, प्रमाणों को पढ़ने और स्वयं समझने के लिए विवश करना होता है। देखिए यहाँ विवश तो करने जैसा कुछ भी नहीं हो सकता पढ़ाई में। ठीक है, सहयोगात्मक जो है अधिगम में विद्यार्थियों को शामिल करना होता है, या चर्चा में जो है विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारिता निभाने, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने और तर्क के बाद जो है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहना होता है। ठीक, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी नंबर है। जब छोटे छोटे समूहों में बांटेंगे तो वो जो है एक दूसरे के साथ सक्रिय भागीदारिता निभाएंगे। ठीक है, वो सक्रिय भागीदारी में निभाएंगे, आपस में जो है उन चीज़ों की जो गणनाएं हो रही हैं, जो प्रमेय हैं, उनके बारे में जो है संभावनाओं की जांच करेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बीच के जो है तर्क को समझेंगे, उसके बाद जो है निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा जो है 6 का है, एक बच्चा है जो दिए गए रेखीय समीकरण, देखिए जो दिए गए जो है रेखीय समीकरण का हल ज्ञात करने की योग्यता रखता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन शाब्दिक समस्याओं को हल करना नहीं जानता। वो बच्चा पियाजे की किस अवस्था में है। ठीक है, देखिए इंटरलिंक्ड हो गया क्वेश्चंस। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपने मेरा वीडियो पियाजे वाला देखा है तो इसका सही जवाब मैंने कहा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है चीज़ों को तो समझ जाता है। ठीक है, उसके पीछे के जो है नई सूचनाओं को, अनुभवों को तो समझ जाता है, लेकिन वो नियमों को नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, वो पीछे छुपे हुए नियमों को नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, नियमों को। तो यहीं पे यही है, देखिए रेखीय समीकरण को हल करने के योग्य तो है, लेकिन वो शाब्दिक समस्याओं को हल करना नहीं समझता, उनके नियमों को नहीं समझ पा रहा है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के स्टेज में है बच्चा, बालक। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, कई लोग जो है रेखीय समीकरण में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो रेखीय समीकरण को बोलते हैं लाइनर इक्वेशन। ठीक है, लाइनर इक्वेशन जो होती है, ये होती क्या है, तो जहाँ जैसे ये आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जो है सी। ठीक है, तो ये होता है एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, वाई की वैल्यू निकालना है, एक्स दिया हुआ है, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये ही है रेखीय समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है शिक्षिका जो है, टीचर जो है विद्यार्थियों को निम्नलिखित कथन लिखने के लिए कहती है। ठीक है, लिखने के लिए कह रही है, तो वो कह रही है, बोल रही है, बोले एक्स के दुगने में 4 जमा और 3 4 गुणा घटा 7। विद्यार्थियां जो है, विद्यार्थी जो बच्चे हैं वो 2x प्लस 4 और 3x माइनस 7 के रूप में इसको लिख देते हैं, जबकि टीचर इसको लिखती है x प्लस 4 का होल स्क्वायर बंद करके फिर 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखती है। तो क्या है उसमें त्रुटि का कारण क्या हो सकता है। तो उसने क्या है, उसकी रेखीय व्यंजनों की जो है समझ का अभाव है। वो चीज़ों को अभी मैंने आपको बताया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इस चीज़ को समझ नहीं रहे बच्चे, या रेखीय व्यंजनों को जो है लिखने के उचित अभ्यास का अभाव है। ठीक है, उनके अंदर अभ्यास का अभाव है, कि समझ का अभाव है, कि विद्यार्थियों द्वारा सुनने में लापरवाही हो रही है, या जो है टीचर ने उसको जो है भाषा शब्दावलियाँ जो प्रयोग करी है वो अच्छी तरीके से, सही से, स्पष्ट रूप से शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका यही जवाब है, उसकी त्रुटि का कारण है उसके टीचर के द्वारा जो है शब्दावलियों का सही से प्रयोग ना करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है समझाने जैसा। संबंध के समझ यांत्रिक समझ की तुलना में बेहतर होती है क्योंकि यह निम्नलिखित में सहायता करती है। संबंध की समझ यांत्रिक तुलना की रूप में बेहतर होती है, मतलब नियमों को समझना है। संबंध के समझ मतलब नियमों को समझना है, बल्कि किताबों की समझने की। यांत्रिक समझ की किताबों को, या कि ना कि थ्योरी को समझना है, किताबों को समझना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ लिया है आपने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बच्चे द्वारा जो है समस्या के एल्गोरिदम को समझने में सहायता मिलती है, या बच्चे द्वारा विभिन्न गणितीय विचारों के बीच संबंध बनाने में सहायता में करते हैं और उसके लिए समस्या समाधान को सरल बनाती है। और बच्चा कारण को समझे बिना यांत्रिक रूप से प्रक्रमण को लागू कर सकता है और आसानी से समस्या का समाधान कर सकता है। या फिर बच्चा जो है प्रयोग किए गए
जाने वाले उचित सूत्रों की पहचान कर सकता है और सरलता से समस्या को समाधान कर सकता है। तो इसमें देखिए सभी ऑप्शंस जो है बी गलत है, ठीक है। इसमें आंसर है ए नंबर। बच्चे द्वारा जो है समस्या के एल्गोरिदम को समझने में सहायता मिलती है और फिर उस सहायता से समस्या का समाधान करता है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर उसने समझ एक विकसित कर ली है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी फॉर्मूला के बारे में, तो वो चीज़ों को समझ सकता है आसानी से, उसके अंदर छुपे हुए एल्गोरिदम को समझ सकता है, उसके नियमों को समझ सकता है, उनके तथ्यों को समझ सकता है, ठीक है। और उसी तथ्यों के आधार पे वो समस्या का समाधान करेगा, ठीक। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कई लोगों को, पर ध्यान से देखेंगे तो आप समस्या आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका जो है कंप्यूटर सहायक अधिगम में कक्षा में एक स्क्रीन पर त्रिभुज के बारे में जो है एक कार्यक्रम चल रही है, यह त्रिभुज के बारे में देख रही स्क्रीन में, ठीक है। और कक्षा के पीछे जो बैठ कर के एक टीचर जो है वो पीछे सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। क्रमादेशित अधिगम पर क्रम से सब चल रहा है और अधिगम पर आधारित इस प्रकार के कंप्यूटर सहायक अधिगम की सीमा हो सकती है। कंप्यूटर में सब कुछ पहले से फीड है, ठीक है, और बस वो अपने आप वो क्रम अनुसार चल रहा है, उसमें कोई मतलब रोका टोकी वाला काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या सीमा हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, निगेटिव क्वेश्चंस के रूप में पूछ रहा है। तो देखिए शिक्षक जो है शिक्षार्थी अंतःक्रिया की अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थी असमंजस में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक सूचना जो है अनुक्रमिक ढंग से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्रम नहीं होता सूचनाओं का। अगर वो त्रिभुज को समझ रहे हैं तो उनको त्रिभुज के बारे में पता तो होना चाहिए, पहले त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि थ्योरी पता हो, फिर त्रिभुज के बारे में बताए कि उसके एंगल कितने होते हैं त्रिभुज के, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि उन सभी के बीच में जो है एंगलों के बीच में क्या संबंध होता है, तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो ये चीज़ कई हो सकता है कि त्रिभुज की परिभाषा ना बता करके पहले त्रिभुज का फिगर दिखा रहे हैं और फिर कोई फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, विद्यार्थियों को अपनी गति के अनुसार समझने का अवसर मिलता है और विद्यार्थी अपने अधिगम के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ठीक। तो इसका सबसे जो है सीमा, इसके अधिगम की जो सीमा हो सकती है वो है इसके उसके अधिगम के, कंप्यूटर के जो अधिगम की सीमा है वो क्रमिक अनुसार ढंग से प्राप्त करते हैं प्रत्येक सूचना को, ठीक है, अनुक्रमिक ढंग से प्राप्त करने का मिलता है उनको, ठीक है। एक क्रम में नहीं मिलता, सारी इन्फॉर्मेशन अस्त व्यस्त होती है, उसमें फॉर्मूला आगे बता दिया तो बाद में थ्योरी बता रहे हैं, पहले थ्योरी बता रहे हैं तो उनके अंदर के नियमों को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकल्पना जो मानचित्र का डैश के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, पाठ योजना के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, पाठ के योगात्मक जो है आकलन के लिए और पाठ के रूपात्मक आकलन के लिए। देखिए तो इसका आंसर है पाठ के योगात्मक आकलन के लिए। अगर आपने इसका ये अगर आपने पढ़ा है हमारा पुराना वाला वीडियो देख रखा है तो इसका आंसर आप बता देंगे। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन को होता है कि सूचनाओं को जो है एकत्र करने का तरीका होता है, ठीक है। इसमें कई सूचनाओं का जो है आप एकत्र करते हैं, फिर उसको जोड़ करके मतलब एक चीज बना देते हैं, ठीक है। संकल्पना जो मानचित्र होता है इस मतलब एक तरीके से आप समझिए कि इसे चित्रात्मक प्रस्तुति, एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुति करना होता है। जैसे हम, और इस चित्र को जो है संकेत के तौर पे हम एरो से दर्शाते हैं। संकल्पना मानचित्र में यही होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर फूड वेब को दर्शाएं कि फूड वेब क्या होता है, ठीक है, आप फूड वेब सब समझते होंगे। तो घास है तो हमने दिखाया कि घास को जो खा रहा है हिरन, ठीक है, और हिरन को खा गया शेर। तो ये जो हमने जो संकल्पना मानचित्र हमने दर्शाया है, ठीक है, जिसको चित्रण प्रस्तुति कहते हैं, इसी को कहते हैं संकल्पना मानचित्र। तो इसमें योगात्मक आकलन का जो है प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित विज्ञान क्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल है, संख्या का, गणना का, स्थान का। तो गणित विज्ञान में जो है संख्या का आकलन होता है, गणनाओं का आकलन होता है, स्थान का आकलन होता है, ठीक है। स्थान मतलब दूरी क्या है, ठीक है, समय का आकलन हो जाता है, ठीक, ये सभी चीज़ों का आकलन होता है गणित में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित क्या होता है, ठीक है। डेली जो पाठ्य योजना के निर्माण में हम क्या सम्मिलित करते हैं, तो उद्देश्य का निर्माण करना हमारा सम्मिलित करते हैं, या विषय वस्तु का निर्माण करना, चयन करना, या शिक्षण विधियों का निर्माण करना, या हम इसमें से सभी। तो देखिए जब हम दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं तो हम एक उद्देश्य बनाते हैं कि हमें क्या करना है, आज के दिन हमारा क्या मोटिव है, आज हमें क्या उद्देश्य है, आज हम वही पढ़ेंगे, आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है। हम चैप्टर का चयन करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं कि हम क्या विषय पढ़ेंगे।
फिर हम उसकी विधि का प्रयोग करते हैं कि भैया हमें लिख के पढ़ना है, आज हमें सिर्फ केवल थ्योरी थ्योरी याद करनी है, कल हम इसको याद करेंगे। तो सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी घटना की होने की संभावना कितनी हो सकती है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। 50-50 क्या हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की। जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला और हमने कहा कि हेड या टेल, तो ये हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो उसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है 50-50% की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। या फिर 1/2 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, हाफ हो सकती है कि नहीं। तो देखिए आंसर इसका ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा भी दिया। 2/3 -1.5 15% या 0.7%। तो देखिए किसी भी चीज़ की प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो निगेटिव नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आंसर इसका गलत है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग, गुणा, सामान्यीकरण आदि संख्या क्रियाओं का जो है अध्ययन हम किसमें करते हैं। बहुत सिंपल सा है, बीजगणित में, तल रूप संरचना में, क्रमिक संरचना में, इनमें से सभी। तो जो कि योग, गुणा और सामान्यीकरण जो है हम बीजगणित में करते हैं, एलजेब्रा जिसे कहते हैं। ठीक है, एलजेब्रा में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, कुछ समझाने जैसा नहीं है, इतना समझते होंगे आप। विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, किस माध्यम में विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, तो विश्लेषण विधि का जब किसी साध्य को हल करना होता है तब हम प्रयोग करते हैं, जब रेखा गणित में किसी रचना का कार्य करना होता है तब हम इस प्रयोग करते हैं, या अंक गणित में किसी नई सूचना को, नई समस्या का हल करना होता है तब हम करते हैं। तो इसका सभी का सही जवाब है डी नंबर, सभी सही हैं। विश्लेषण विधि में बताएं हम किसी आकृति के गुणों का विश्लेषण करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कल वीडियो जो है हमने मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो वीडियो बनाया है, थ्योरी वाला वीडियो जो बना है, इसके बाद आपको पेडागोजी से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। उसमें मैंने ये समझाया कि विश्लेषण विधि क्या होता है। ठीक है, विश्लेषण विधि का संबंध इस बात से है कि जब हम किसी चीज़ की आकृति देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो विश्लेषण उसका करते हैं, उसके विश्लेषण करके उसके गुणों को समझते हैं। ठीक, तो बस इतना ही है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम आगमन विधि से शिक्षण करते समय अग्रसर रहते हैं, किस ओर अग्रसर रहते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, या उदाहरणों से नियमों की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या इनमें से सभी। तो इसका जो आगमन विधि होती है जिसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, देखिए इंडक्टिव मेथड होती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण से हम नियम की ओर अग्रसर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें, मान लीजिए कि हम एक जू में गए थे देखने और हमने हाथियों का झुंड देखा, वहाँ पे कई हाथी देखे, और हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया उस हाथी को देख करके, सारे हाथी मोटे तगड़े होते हैं, सारे हाथी काले होते हैं, और सारे हाथियों के सूंड होती है। ये चीज़ें हमने निष्कर्ष निकाल लिया। अब हमें निष्कर्ष हमने निकाल लिया, अब हमें तथ्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है ये। ठीक, विशेष से सामान्य की ओर जाता है आगमन जो है विधि। ये टीचिंग मेथड जो है मैथ टीचिंग में जो है ये बेस्ट नहीं मानी जाती, ये बेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, बेस्ट नहीं है। निगमन जो है, निगमनात्मक जो विधि होती है जैसे डिडक्टिव मेथड होती है, वो बेस्ट मानी जाती है, ये टीचिंग मेथड में बेस्ट नहीं मानी जाती है। ठीक है, और कई आगमन विधि के और हैं, जैसे कि मान लीजिए ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना होता है, और ठोस से मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की जो है प्रक्रिया भी आगमन विधि ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। गणित में जो है सूत्रों की स्थापना है तो उपयुक्त विधि है। देखिए कौन सी उपयुक्त विधि है गणित में सूत्रों की स्थापना, तो निगमन विधि है, योजना विधि है, संश्लेषण विधि है। देखिए पहला 13वां क्वेश्चन आपने किया था, आगमन था, तो इसमें ये गणित में सूत्रों की स्थापना करने के लिए इसमें पहले नियमों को देखा जाता है, पहले आप निकालते हैं, नियम समझते हैं, और फिर उसके बाद हम उदाहरण पेश करते हैं। तो पहले ये नियम से उदाहरण की ओर जाने की विधि है, ध्यान रखिएगा, नियम से उदाहरण की ओर जाने की विधि है। इसे सामान्य से विशेष की ओर, विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें पहले जो है बच्चा तर्क करना सीखता है, तार्किक रूप से सोचता है,
फिर अनेक किसी अन्य क्षेत्र में निर्णय लेने में हेल्प करता है उस चीज़ से। जैसे कि मान लीजिए हम पहले बच्चे को बताएंगे कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू डी है, तो डी इज इक्वल टू क्या ए हो सकता है? तो हम देखते हैं, इनके नियमों को समझते हैं और हम समझ जाते हैं कि भैया हाँ, डी इज इक्वल टू भी ए हो सकता है। जब बी इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब है डी भी ए से बराबर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। वो क्यों होता है, उसका क्या है? वह सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो गणित का हम सब जानते हैं कि गणित का जो है सामाजिक यूज बहुत ज़्यादा होता है। समाज में अगर गणित का प्रयोग ना हो, बंद हो जाए, तो मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा। गणित हर जगह मौजूद है। आपके घर में गणनाओं से लेकर हर एक चीज़ की गणना से लेकर के आपके घर से बाहर निकलने तक गणनाएं होती हैं। चाहे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो गणित का प्रयोग करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, कुछ खरीदते हैं तो गणित का प्रयोग करते हैं, चलते हैं तो आप गणित का प्रयोग करते हैं कि कितनी दूरी हमें चलना है, कितनी दूर है, कितना समय लगेगा। सारी चीज़ें उसी पे बंधी हुई है। तो ये जो है जीवन की जो पूरी गतिविधियां हैं हमारी समाज पे ही टिकी हुई हैं। पूरा सामाजिक, हम सर्वाधिक उपयोग जो है हमारे सामाजिक, वो है सामाजिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है अब। तो मूल्यांकन का जो है निकटतम संबंध होता है किस चीज़ से होता है? विषय वस्तु से, उद्देश्य से, मूल्यांकन प्रविधियों से या सीखने की क्रियाओं से। तो 16वां का ऑप्शन देखिए सही से। तो ये है मूल्यांकन करने का सबसे निकटतम संबंध होता है उसका उद्देश्य क्या है, किस चीज़ का हम मूल्यांकन कर रहे हैं और किस उद्देश्य से मूल्यांकन कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो ये चीज़, विषय वस्तु का मूल्यांकन करना वो नहीं है, संबंधी है। ठीक है, कि विषय वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए हमें उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम क्या उद्देश्य कर रहे हैं, किन नियमों के आधार पर हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? ऑप्शंस देख लिया होगा आपने। उद्देश्यों का अंतर होता है कि कठिनाई स्तर का होता है कि उसके प्रकृति का अंतर होता है? इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण जो है इसमें अंतर होता है उसके उद्देश्यों का अंतर होता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन जो है गणित में कौन से मूल्यों को प्रदर्शित करता है? ध्यान रखिएगा, कौन से मूल्यों को प्रदर्शित करता है। तो मैंने अभी बताया गणित की उन्नति जो है और वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है। तो ये मूल्य है सामाजिक मूल्य। ठीक है, ऑप्शंस में मैं आंसर पहले ही बता दे रहा हूँ, सामाजिक मूल्यों पर आधारित है ये सभी। कि देखिए देश की जो है प्रगति भी गणित पर ही टिकी हुई है। गणित नहीं होता तो देश की ग्रोथ कैसे होती? चीज़ें गणनाएं करना हम नहीं कैसे सीखते, है ना। आज हम जितना भी कुछ करते हैं, देखते हैं, हम यहाँ से लेकर के अंतरिक्ष तक जाने की जो है नियम को, वो किसी न किसी नियमों पर आधारित होता है, गणित की गणनाओं पर आधारित, तभी तो हम यहाँ से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें गणित पे गणनाओं पर आधारित होती है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना, और विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने और चर्चा में व्यस्त हों उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के दिए गए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, और विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना। ठीक है, और उनको एक अंक प्रदान करना। तो देखिए अनौपचारिक आकलन की बात कर रहा है, ये विशेषता को नहीं दर्शाता। तो देखिए विद्यार्थियों के जो उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं ये औपचारिक आकलन है, ऑफिशियल काम है कि भाई हमें, आप इसको जो है बच्चा यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में कुछ लिख रहा है और आपने झांक के देख लिया, तो वो अनौपचारिक चीज़ें हैं कि भाई वो अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, हो सकता है उसने वो आंसर गलत लिखा हो तो उसको सही कर लेगा। ठीक है, वो किसी चर्चा में चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, वो किस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो उस पर आपने सुन लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ दर्शाता सही सही नहीं है। ठीक है, तो गणित जो है विचारों का तार्किक विज्ञान है, यह गणित जो है मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, यह गणित जो है अमूर्त विज्ञान नहीं है। ठीक है, और गणित को जो है संख्या व स्थान और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं दर्शाता है। तो हम सभी को पता है गणित जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की चीज़ है, ना कि यह अमूर्त विज्ञान नहीं है बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस गलत है। बाकी जो है तार्किक होता है गणित,
मस्तिष्क में तर्क की आदत डालता है, ठीक है, समझ गए होंगे। और बाकी ये गणित को परिभाषित विज्ञान के रूप में किया जा सकता है, अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, पदानुक्रमिक है, हेरारिकल जिसे कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। 21वां क्वेश्चन है, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। यहाँ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते तो आप ये अमूमन जो है 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे ही गलत कराते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते, ध्यान से आपने ध्यान नहीं दिया होता है। और पढ़ने की आदत तभी होगी जब आप क्वेश्चंस को अपने भाषा में पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना या मौखिक कार्य देना या विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना या विद्यार्थियों के किसी अन्य विद्यार्थियों से तुलना करना, तो ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती। तुलनात्मक चीज़ें अच्छी नहीं होती, बाकी सभी चीज़ें कमजोरी जानने की अच्छी है। जब आप उससे पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको बच्चे को कितना आता है। मौखिक कार्य देंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, फॉर्मूला ऐसे पूछेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उनकी बुक्स जो है, कॉपियाँ जो है चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि लड़के को कितना आता है। लेकिन तुलना करके आप जो है सही विधि नहीं है, ठीक। एक शिक्षक जो है आकार पढ़ाने के लिए जो है ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई जो है द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। ये आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। और उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल गलत है। यदि गणित की योजना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए जो है एक बेहतर अवसर मिलेगा, ये भी गलत है। देखिए सी और डी तो गलत हो गए बिल्कुल भी। क्षेत्र भ्रमण जो है सीबीएसई द्वारा अनुशंसित है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं। इसका आंसर है बी नंबर। आकार जो है हम किसी चीज़ का भी आकार हो सकता है, वो गोल आकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, पेड़ का आकार हो सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तुकला का वो अभिन्न हिस्सा होते हैं और भ्रमण में वो चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके आपसी संबंधों को जान पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक जो है डैश शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा, उसको एरिया समझाना है कि क्या है। तो उस चीज़ को देखिए, इकाई वर्ग वर्ण गण गठन, इकाई वर्ग गठन जो है की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताना है हमको, या विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उनको सूत्रों को बताना है, सूत्रों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ की जो है सूत्र विधि अच्छी नहीं मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, कोई भी चीज़ जो है वस्तुओं की सहायता से जो है उसकी आकृति की तुलना करना, ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आयत की जो है लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के सूत्र को जो प्रयोग करके जो है उसके फार्मूला को बताना, समझाना, तो ये भी मैंने अभी कहा। तो इसका नंबर है सी नंबर। इसमें कुछ स्पष्ट जैसा नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, सब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनसीएफ जो है 2005 मानता है कि गणित में जो है सोचने व तर्क करने का जो है एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से उपयुक्त जो सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पालन नहीं कर रहा है, तो उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक जो है सामग्रियों के लिखने का तरीका, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास। तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर जो है मैंने अभी बताया कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जो है निर्धारित जो है उसको सूत्र बताना, ये एक अच्छी विधि नहीं होती, ठीक है। सूत्र विधि अच्छी चीज नहीं, अच्छी विधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 25। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए, ये पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चंस को है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए, निम्न में से कौन सा जो है ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। ग्राफ देखिए, मतलब जैसे जैसे इन दिनों, मतलब दिन है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं दिन, वैसे वैसे जो है कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब कीमत यहाँ पे है तो दिन जो है बढ़ रहे हैं और कीमत जो है कम हो रही है, देखिए ये कम होती जा रही है, देखिए है ना, कम होती जा रही है।
यहाँ पहले नंबर ए आंसर है इसका, तो मैं समझ लेते हैं। जैसे जैसे जो है दिन बढ़ते जा रहे हैं, देखिए दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए इस पॉइंट को इससे जोड़ लिया हमने, इस पॉइंट को इससे जोड़ लिया, ठीक है। जैसे जैसे हमारे देखिए दिन बढ़ते जा रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे हम जब हैं तो कीमत अब आसमान में छू रही है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये 4 रुपये है और ये समय है। तो देखिए जैसे यहाँ पे जब हम इस समय पे हैं तो देखिए हमारी कीमत जो है 4 रुपये है। जब हम इस समय पे हैं, ठीक है, तो हमारी कीमत जो है 3 रुपये है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कीमत बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा आने वाले एक समय के बाद ऐसे ग्राफ गिर भी सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक टाइम के बाद जो है हो सकता है कमी भी आए, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझ गए होंगे, ग्राफ को। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एक अच्छा गणितज्ञ होने की क्या ज़रूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध लगा बनाना, या सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, या अधिकतम जो है सूत्र याद होने चाहिए, या बहुत जल्दी सवालों को हल करना आना चाहिए। देखिए गणितज्ञ होने के लिए अगर आप मैथ के अच्छे टीचर हैं तो आपको जो है मैथ के अंदर के जो है तथ्यों को समझना पता होना चाहिए, उनको लागू करना पता होना चाहिए, जो आपको फार्मूला जिसको, और इनके बीच के संबंधों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो पूछता है मैं जमा करूं या घटा दूं, या मैं गुणा करूं या भाग दूं। इसमें क्या प्रश्न दर्शाता है? तो राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, या राजन जोड़ और गुणा को नहीं कर पा रहा है, या राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोज रहा है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। तो देखिए बच्चा जो है वो चीज़ों को समझ रहा है कि जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, लेकिन वो इनकी क्रियाओं को, संख्या क्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। कई बार देखिए आपको वीडियो, कई बार ऑनलाइन वीडियोस ऐसे व्हाट्सएप पे शेयर हुए होंगे जिसमें बच्चा, मम्मी पूछ रही कि ये रेड कलर है कि ब्लू कलर है, तो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये रेड है, फिर बोलता है नहीं 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 ये ब्लू है, अच्छा नहीं 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 पक्का ये ब्लैक है। वो उसे पता है कि ब्लैक रेड क्या है, उसे वर्ड तो पता है लेकिन उनकी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, उनकी चीज़ों, ठीक है। तो उनके संबंध को नहीं समझता कि रेड क्या है, कलर क्या है, चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना, या केवल संकल्पनात्मक जो है ज्ञान दे करके, या केवल जो है एल्गोरिदम का वर्णन करके। तो 28वें का आंसर है जो है क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके जो है हम अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निरंतर अभ्यास से हम चीज़ों को अच्छे से ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता हासिल करना है, या बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना है, या 6 अंकों तक गणना करना है, या संख्याओं से सैकड़ा दहाई इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना होता है। तो इसका आंसर है डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। अब बच्चों को जो है त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध को खोजने के लिए कहा गया है। तो देखिए शिक्षक ने किस विधि का प्रयोग किया है, परिस्थिति में है तो निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्याख्यात्मक विधि, आगमनात्मक विधि। तो देखिए यहाँ पे पहले बता रहे हैं शिक्षक ने तो एक शीट पे समकोण के 4 त्रिभुज खींचा है और उसके बीच के संबंध को खोजने के लिए कहा है। तो ये विधि है आगमनात्मक विधि। ध्यान रखिएगा, टीचर ने क्या किया है, पहले उदाहरण पेश किया है, फिर बाद में उदाहरण के बाद वो नियम को बताने के लिए बात कह रहा है, ठीक है। उदाहरण से नियम जाने की बात कर रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर जो है जाने की बात कर रहा है, ठीक। तो ये डी नंबर है इसका आंसर, समझ गए होंगे। चलिए आज के जो है 30 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जितने भी 30 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिए हैं ये सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सके हैं। आप अपना खुद एक पेपर दे करके आप समझिए कि आपको कितना आता है। आप मेरा वीडियो मैथ जो है पेडागॉजी से रिलेटेड जो है कल ही मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप जा कर के देख सकते हैं।
आधे घंटे का वीडियो है, 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है। आप उसको देख करके मैथ पेडागोजी से जो थ्योरी रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप समझ पाएंगे, और इससे रिलेटेड क्या होगा कि आपको आने वाले समय में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको दिक्कत नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।